वेलकम बैक बच्चों। देखिए कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है अ, आपको बात किया था टेक्निक की इन्वॉल्व पर जो है वैक्सीन के टाइप्स। एक तो हम लोगों ने नॉर्मली जो आपने देखा था कि पैथोजन कैसा यूज करते हैं उसके बेसिस पर डिवाइड किया हुआ था। अभी आपको यहाँ पर जो है ये टेक्निक के बेसिस पर तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन देख चुके थे कि जो नॉर्मली जो कन्वेंशनल मेथड इससे पहले वाला टाइप जो है जो भी इसमें पैथोजन यूज करते हैं हम लोग डायरेक्टली वेदर इट इज लाइव और किल्ड, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड यूज किया जाता है। डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड का क्या मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी पॉजिटिव पैथोजन है जो डिजीज कॉज करता है, उसके डीएनए को स्टडी करते हैं और उसके पर्टिकुलर जो ह्यूमन बॉडी में वो जो डिजीज कॉज करता है टॉक्सिन प्रोड्यूस करके उस सेगमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें इसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड इसलिए बोला जाता है कि डीएनए को रिकॉम्बाइन किया जाता है, तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर इसको जो है किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल के आपको बायोटेक्नोलॉजी मेथड को यूज करके जो है हम लोग किसी और ऑर्गेनिज्म डाल के फिर उसको जो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा सेफर है। तो एग्जांपल है यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसमें हम लोग हेपेटाइटिस बी वायरस का जो है आपको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके यीस्ट के अंदर डालते हैं और वहाँ पर यीस्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है एज ए वैक्सीन। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये कुछ मिलता जुलता है सेकेंड जनरेशन से, लेकिन एडवांस ये है कि यहाँ पर कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब ये है कि किसी के डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किया गया है उसको किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं डाला जाता है और डाल के वैक्सीन नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं डीएनए कैरियर की तरह या कह लीजिए कि जो भी पॉजिटिव डीएनए सेगमेंट कैरियर की तरह, वहां पर हम लोग आपको वो ऑर्गेनिज्म नहीं लेते क्योंकि हो सकता है उसका भी कुछ बैड इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे पड़ सकता है। तो उस केस में हम लोग सिंथेटिक डीएनए जो है बनाते हैं स्पेशली, जो कि और हम लोग उसको कैपेबल करते हैं ताकि ह्यूमन बॉडी में वो उस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। उसको हम लोग बोलते हैं आपको सिंथेटिक डीएनए वैक्सीन थर्ड जनरेशन को। तो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि किसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट मेथड यूज किया जाता है, तो सेकेंड जनरेशन। इसमें सिंथेटिक डीएनए या सिंथेटिक वैक्सीन किस जनरेशन में बनता है, तो थर्ड जनरेशन में। और फर्स्ट जनरेशन में आपको कन्वेंशन। तो इबोला वायरस वैक्सीन जो है आपको थर्ड जनरेशन वैक्सीन का एक एग्जांपल है। तो उसके अलावा जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के समय में बहुत सारे एग्जांपल है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, यहाँ तक कि हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खास बात ये है, क्योंकि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इसलिए छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बेसिकली क्या होता है कि जो डोनर है वो रिसिपिएंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन डोनर कौन है, इसको जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन डोनर। डोनर कौन है उसके बेसिस पर। ऑटोग्राफ्ट, अगर मान लीजिए सेम इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है या कोई भी स्ट्रक्चर ट्रांसप्लांट हो रहा है और ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। सेम इंडिविजुअल का मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल जो है एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से पर्टिकुलर जो है स्किन मान लीजिए लॉस्ट हो जाता है और उसको स्किन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर है, किसी वाइटल ऑर्गन के एरिया के ऊपर है, तो वहाँ पर स्किन को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर उस इंसान के बॉडी कहीं और पार्ट से उस पार्ट पर अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, दूसरा बोलते हैं एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट इंडिविजुअल है लेकिन सेम स्पीसीज है, याद रखिएगा।
इसका मतलब समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बहुत बार सुना है आपने कि उसके परिवार वाले ने उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया या किडनी दे दिया, दान कर दिया। तो अगर लोगों के बीच में अगर होता है तो उसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक और खास बात, इसका सब टाइप है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब है कि अगर चूंकि दो इंडिविजुअल के बीच में ट्रांसप्लांट हो रहा है, खुद के नहीं हो रहा है, खुद के होगा तो ऑटोग्राफ्ट होगा, और अगर दो इंडिविजुअल के बीच में होगा, अगर दो इंडिविजुअल आपस में ट्विंस हैं, मैटरनल ट्विंस के बारे में डिटेल में आप बाद में आप देख सकते हैं बुक में। मैटरनल ट्विंस का मतलब सिंपली मतलब है दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और ये कह लीजिए कि वो लोग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इस तरह के जो है ग्राफ्ट अगर ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट को ऑटोग्राफ्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये सेम इंडिविजुअल है डेफिनेशन में, इसीलिए ये डिफरेंट इंडिविजुअल है, इसीलिए ये एलोग्राफ्ट का ही टाइप होगा, ठीक है। अब आइए, एक है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट का मतलब है कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, डिफरेंट स्पीसीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही क्वाइट कॉमन एग्जांपल है कि ह्यूमन के अंदर जो हार्ट वाल्व फेलियर होता है तो हम लोग हार्ट वाल्व जो है दूसरे स्पीसीज का यूज करते हैं, और यहाँ पर करते हैं यूज ग्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बेसिकली कुछ पॉइंट है, आपको ये तो टाइप हो गए, एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा वर्ड है, इसको हम लोग आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग HLA और MHC। HLA क्या है? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और MHC का मतलब है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा इस वर्ड को समझ लीजिए। क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्चुअली क्या है, सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और फॉरेन जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है। किस बेसिस पर? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर। यानी कि हमारे सेल के ऊपर भी सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजेनिक मार्कर हैं। तो अगर मान लीजिए दो इंडिविजुअल के बीच में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो डोनर, मान लीजिए किसी और का किडनी आ रहा है तो उसका सेल अलग है, तो उसके सेल के ऊपर भी एंटीजेनिक मार्कर है। तो आप ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को एक तरह का एंटीजेनिक मार्कर बोल सकते हैं। यानी हमारे बॉडी के अगर किसी भी सेल को स्टडी करेंगे, जब टिश्यू टाइपिंग करेंगे, एक मेथड है उसके अंदर, आप देखेंगे क्या कि सब HLA सेम है, ठीक है। तो वो HLA एक तरह का मार्कर है जिससे हमारा बॉडी आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन अगर आप बात करें किसी और का सेल आएगा तो ऑब्वियसली HLA डिफरेंस होगा। HLA जैसे ही डिफरेंस होगा तो हमारा जो ल्यूकोसाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इम्यूनिटी के तहत जो है वो उसके अगेंस्ट में काम करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। और MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज किया जाता है HLA और MHC। ये कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्या है, क्योंकि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है, कोई जीन है सेगमेंट के, बेसिकली क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर 6 पर जो है HLA या MHC रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे सेल्फ और नॉन सेल्फ हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमारे इम्यूनिटी के, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर ऑर्गन ट्रांसफर, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है, इम्यून को हमारा सप्रेस करने के लिए ड्रग दिया जाता है। फिर जो है हम लोग HLA मैचिंग कराते हैं, HLA मैचिंग कराते हैं, अगर नहीं कराएंगे तो हमारा T लिम्फोसाइट सीधा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी काम करता है या सेलुलर इम्यूनिटी काम करता है, AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करता है, तो आपका ऑप्शन होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर T लिम्फोसाइट एसोसिएटेड है और हमको मालूम है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी T लिम्फोसाइट से। तो एक और टॉपिक थोड़ा सा फटाफट देखेंगे, कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैंसर। कैंसर में अगर आप बात करें
तो व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज सिंपली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। वाई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ? क्यों? तो जगह जगह पर ट्यूमर के स्पेलिंग कुछ जगह पर अलग भी यूज किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी की अगर अंदर आप बात करें तो जो भी सेल हमारा है वो सब क्या है, आपस में एक दूसरे से टच में है, और कौन कितना बड़ा होगा ये जो है डिसाइड होता है किससे? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो पर। और जब एक पर्टिकुलर रेशियो अटेन हो जाता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो एक सिग्नल ट्रिगर हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है सेल जो है डिवाइड हो जाता है या सेल साइकिल में चला इंटर कर जाता है और फिर वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ड्यू टू सर्टेन रीजन ये जो फैक्टर है वो काम नहीं करेगा अगर, और अगर ये सेल लगातार ग्रो करने लगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगा। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्योंकि सेल आपस में कॉन्टैक्ट में है तो एक पर्टिकुलर आपको साइज अटेन करने के बाद ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से वो सिग्नल ट्रिगर होते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी तो वो सिग्नल ट्रिगर नहीं होगा और सेल डिवाइड नहीं होगा, और प्रॉपरली जो है वो उसका ग्रोथ लगातार ग्रो करता जाएगा, और उसकी वजह से क्या है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन will result in formation of ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, टिश्यू, मास, ठीक है। तो कैंसर और ट्यूमर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे ट्यूमर जो है कैंसर ही हो। ट्यूमर जो है सिंपली इसको डिफाइन करता है, ठीक है। और कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर जनरली अगर बात करें तो इट इज ट्यूमरस ग्रोथ विच बेसिकली हार्म ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इट इज ट्यूमरस ग्रोथ बेसिकली हार्म ह्यूमन बॉडी। तो कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर और ट्यूमर में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि ट्यूमर सिंपली मींस आपको अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से जो मास फॉर्म हो गया उसको ट्यूमर बोलते हैं। तो उसके बेसिस पर आपको डिवाइड किया गया है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ, मास ऑफ सेल बन गया है अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड होगा, लेस हार्म होगा, तो उसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर करेंगे। और अगर वो स्प्रेड हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड इट ग्रो रैपिडली एंड मोर फैटल। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस सिंपली मीन्स कैंसर और ट्यूमर which spread from one place to another is called as metastasis. If a tumor from affected area invade to normal healthy area, it is termed as metastasis. तो metastasis यहाँ पर क्या बोलेंगे? Do not show metastasis. Show metastasis. तो एक्चुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम लोग बेसिकली कैंसर बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्थ हैजार्ड होता है ज़्यादा।
बेनाइन ट्यूमर भी हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। अभी आपने देखा इरफान खान जो है एक्टर जो है उनका डेथ हुआ है, तो वहां पर क्या हुआ, ट्यूमर ग्रो हुआ है कहाँ पर, इंडोक्राइनल ऑर्गन में, और उस इंडोक्राइनल ऑर्गन में ब्रेन के अंदर किसी न किसी पर्टिकुलर वाइटल स्ट्रक्चर को उसने कंप्रेस किया होगा, उस ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हुए जा रहा है, तो किसी न किसी एरिया को कंप्रेस किया है, तो वहां पर ट्यूमर जो है हैजार्डस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। उसके अलावा अलग भी कोई वेसल्स नर्व को भी अगर डैमेज कर रहा है तो उसके लिए भी वो हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो कैंसर आर बेसिकली रेफर्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर विच आर स्प्रेडिंग शोइंग मेटास्टेसिस एंड क्विकली इन्वेड एंड क्विकली डैमेज द बॉडी। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करें जो ईला हो जाता है, लोगों को मोल हो जाता है, वाट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्यूमर। ठीक है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, लेकिन उसको हम लोग कैंसर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कैंसर टर्म जो है स्पेसिफिकली आप इसके लिए यूज करेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो अलग अलग टाइप का बेसिकली सेल इन्वॉल्व के बेसिस पर भी जो है आपको डिवाइड किया गया है, कैंसर को नेम किया गया है। तो पहला है आपको कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो बेसिकली है मोस्ट कॉमन कैंसर है, एंड दिस कार्सिनोमा इज बेसिकली व्हेन इट इन्वॉल्व एपिथेलियल टिश्यूज। अगर एपिथेलियल टिश्यू के से ओरिजिन है तो उसको कार्सिनोमा बोलेंगे। सार्कोमा की अगर बात करें तो इफ कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यूज देन वी विल कॉल ए सार्कोमा। जैसे अगर बोन इन्वॉल्व है, कार्टिलेज इन्वॉल्व है। ल्यूकीमिया अगर बोन मैरो इन्वॉल्व है, जहां पर आपको ब्लड सेल जो है कन्वर्ट हो जाता है माइलोमा मेलेनोमा, मेलेनोसाइट के कैंसर को मेलेनोमा बोलते हैं। अगर मेलेनोसाइट जो पिगमेंट है, तो बेसिकली साइट ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर, मतलब अगर सेल जो इन्वॉल्व है उसके बेसिस पर हम लोग आपको कैंसर को नेम कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोकल एरिया है उसके बेसिस पर भी हम लोग आपको कैंसर को नेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लंग कैंसर अगर होता है तो लंग इन्वॉल्व है तो लंग कैंसर। कैंसर क्यों बोला है, क्योंकि लंग में ट्यूमर तो ग्रो किया ही है, वहां से ट्यूमर जो है दूसरी जगह पर भी गया है, इसीलिए कैंसर वर्ड देखिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है। जो स्प्रेडेबल फॉर्म ऑफ ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर टाइप के ही टाइप को ट्यूमर को ही हम लोग कैंसरस बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो सर्विक्स है आपको जेनेटल ऑर्गन जो है फीमेल का, वहां पर अगर होता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर ब्रेस्ट के अंदर इन्वॉल्व करता है तो अगर वो स्प्रेड करता है तो कॉज की अगर बात करें तो फिजिकल जो भी कॉज होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्सिनोजेंस बोलेंगे। तो एक बार फटाफट देखिए, फिजिकल कॉज जो है अगर बोलेंगे तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आपको एक्सरे या गामा रे होगा। दूसरा आपको केमिकल कॉज में बेसिकली देखेंगे बहुत सारे केमिकल, जैसे स्मोक हो गया, टोबैको हो गया, ये जो है बेसिकली आपको पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेन करता है और इसकी वजह से जो है वो इंड्यूस कर सकता है, म्यूटेशन इंड्यूस कर सकता है। उस पर्टिकुलर जो कंट्रोल ग्रोथ हो सकता है, क्वांटिटी इनहिबिशन प्रॉपर्टी जो जीन हमारा जो है कंट्रोल करके रखता है उसको डैमेज कर देता है। वहां पर म्यूटेशन अगर कॉज हो जाता है किसी भी फैक्टर, किसी भी कार्सिनोजन की वजह से, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरा बायोलॉजिकल कॉज में बात करें तो बहुत सारे वायरस जो है उनके अंदर क्या होता है, वायरल ऑन्कोजीन होता है। ऑन्को मतलब कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज ऑन्कोलॉजी।
तो वायरल ऑन्कोजीन जो है वो कॉज कर सकते हैं म्यूटेशन, ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन। दूसरा सेलुलर ऑन्कोजीन। अगर नॉर्मली अगर बात करें हर एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जो है सेलुलर ऑन्कोजीन मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजीन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन बेसिकली क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इनएक्टिव जीन है। इनएक्टिव जीन हमेशा नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल में लगता है, लेकिन अगर किसी भी कारण से वो पर्टिकुलर प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाता है तो वो ऑन्कोजेनिक हो जाता है और वो अनकंट्रोल ग्रोथ कराने लगता है मास का। तो कॉज। फिर डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस में फटाफट देखिए डायग्नोसिस कैसे होगा, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। लिखते रहिएगा आप लोग लेक्चर को सुन के, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा जो है बहुत सारा है, ब्लड एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई पर्टिकुलर ऑर्गन को देखने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सर्जिकल एक्सीजन, रिमूव कर देंगे पर्टिकुलर एरिया को। सर्जिकल एक्सीजन के अलावा आपको हम लोग रेडियोथेरेपी भी देते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को रेडिएशन जो एक्सपोज किया जाता है ताकि जो अनकंट्रोल ग्रोथ सोइंग एरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर से कीमोथेरेपी भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स जो है आपको यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये टॉपिक को फटाफट हम लोग देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है, आपको याद रखिएगा ऑन्कोजीन वायरस क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, कार्सिन, कैंसर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में आपको इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन 3 मार्क और 5 मार्कर में आ सकता है। उसके अलावा जो है आप इससे पहले जो पढ़े बेसिकली छोटा सा ग्राफ टाइप जो है अलग अलग ट्रांसप्लांटेशन का देखें आपने टाइप्स। तो बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक में लोग ड्रग एब्यूज देखेंगे टॉपिक में। तो हम चाहेंगे कि आप लोग पढ़ के और ये वीडियो आपको जो है ज़रूर आपको काम में आएगा और इसको जो है आप लोग अपने बोर्ड या नीट के प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।